हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी हेल्पर में, जहां पर हमने स्टार्ट कर दी है बीएससी थर्ड सेम की केमिस्ट्री, जिसकी यूनिट फर्स्ट हम केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले एक लेक्चर आपको मिल चुका है, ये सेकंड लेक्चर है इस यूनिट का। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, साथ ही एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें अभिकारक अणु हैं, अभिकारक हैं जो उनके जो अणुओं की संख्या है उन्हीं को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, अब यदि अणुओं की जो संख्या है वह एक है या दो है या तीन है, तो इस आधार पर अभिक्रिया जो होती है वो एक अणुक, द्विअणुक तथा त्रिअणुक कहलाती है। यानी कि जब अणुओं की संख्या किसी केमिकल रिएक्शन में अणुओं की संख्या एक है तो एक अणुक अभिक्रिया कहलाएगी। अगर अणुओं की संख्या दो है तो द्विअणुक अभिक्रिया कहलाएगी। अगर अणुओं की संख्या तीन है तो त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें तीन नोट्स लिखने हैं हमें। कौन कौन से? आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। दूसरा है आणविकता का मान धनात्मक तथा पूर्णांक होता है, और ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है। ठीक है, तो यहां तक आणविकता को समझ गए होंगे कि आणविकता क्या है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक हैं उनके अणुओं की जो संख्या होती है उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम कोटि पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसे हम इंग्लिश में भी जान लेते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगली लाइन है इसमें, आणविकता के आधार पर अगर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या एक, दो तथा तीन है तो इन्हें क्रमशः एक अणुक, द्विअणुक तथा त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, on the basis of molecularity, the number of molecules is 1, 2 and 3, then the chemical reaction is known as यूनिमोलर, बाइमोलर एंड ट्राइमोलर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और फिर ये तीन नोट्स है, इन तीन नोट्स को लिख देंगे। और जो आपके ये नोट्स है वो तो इंग्लिश में मिलेंगे ही, तो यहाँ पर भी अगर कोई लाइन छूट जाती है इंग्लिश में बताने से तो वहां पर आप उसे पीडीएफ में जाकर अच्छी तरीके से देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये होगी अभिक्रिया की आणविकता। अब बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि जब ये दोनों हो जाएंगे तब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि इन दोनों में हमें अंतर अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए अब देख लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। हेडिंग डाली होगी आपने, अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखिए क्या कहता है कि वेग के नियम में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांकों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वेग का नियम हमने पढ़ा था। वेग का नियम क्या होता है? वेग का नियम हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो वेग का नियम यानी रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? dx अपॉन dt करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वह इक्वल होती है किसके? के अभिकारक A की सांद्रता और अभिकारक B की सांद्रता के प्रोडक्ट के, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसकी घातांकों के रूप में रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें अभिक्रिया की कोटि को समझना है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हम इन्हें इसे n से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, हम इसे y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, y और x और y से दिखा देते हैं। x क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसके? अभिकारक A के, और y क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं अभिकारक V के। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं की संख्या। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि वेग के नियम में उपस्थित सांद्रता पदों की घातांकों। सांद्रता पद कौन से हैं? ये एक सांद्रता पद है अभिकारक A का, ये अभिकारक B का सांद्रता पद है। ठीक है, तो इसकी घात क्या है?
अभिकारक ए की सांता पद की घात है x, अभिकारक बी की सांता पद की घात है y। ठीक है, तो इनके योग जो है वही अभिक्रिया की कोटि होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर x प्लस वाई। ठीक है ना। तो जो हमने जो घात थी, रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है dx अपॉन डी के, और ये आता है क्या होता है k और अभिकारक ए की सांता और अभिकारक बी की सांता का प्रोडक्ट, और जो ऊपर घातांक के रूप में रहते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इन दोनों का योग जो होता है वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि जो बेक के नियम में जो सांता पदों की घात होती हैं, उन घातांकों के योग को ही हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दो तीन बातें और जानना जरूरी है, वो देख लेते हैं। क्या होता है, इन्हें नोट करके लिख लेंगे, आप नोट करके लिख लेंगे। पहली बात तो ये है कि इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं हम। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि को प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, यही एक जो अंतर है जो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर निकालने में हमें सक्षम बनाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। क्या है कि गैसीय तथा जलीय अणुओं, गैसीय तथा जलीय अणुओं के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस के अणु और जल के अणु यदि हैं तो उनके लिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि गैसीय अणु तथा जलीय अणुओं के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की जो कोटि होती है वह शून्य होती है। ऐसा कह सकते हैं, क्या होती है, शून्य होती है। जहां पर भी हमें गैस के अणु नजर आ जाए या जल के अणु नजर आ जाए, वहां पर हम इन्हें मेजर नहीं करेंगे, यानी हम इन्हें शून्य ही मानेंगे। इसकी जो कोटि होगी हम उसे शून्य ही मानेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल लेंगे हम दोनों के, किसके, आणविकता के और कोटि के, तब ये दोनों, इन दोनों में हमें अंतर जो है वो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल में अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाती है कि जो बेक का नियम है उसमें जो सांता पद की जो घात है, उन दो घातों के योग को ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन गैसीय तथा जलीय अणुओं के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शून्य होता है, सीधी सिंपल भाषा में। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गैसीय अणुओं तथा जलीय अणुओं के लिए क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं पढ़ने से पहले। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वेग के नियम में उपस्थित सांता पदों की घातांकों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इन दोनों के एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल डालेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, जब हाइड्रोजन की क्रिया H2 की क्रिया जब Cl2 से होती है, ठीक है, तो क्या बनता है, तो बनता है 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक, तो अब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर निकालते हैं क्या होगा। अगर बात करें मॉलिक्यूलरिटी की, मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता। ठीक है, बात करें मॉलिक्यूलरिटी की, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी। देखिए एक अणु ये है, एक अणु ये है, दो अणु हो गए, तो 1 + 1 मॉलिक्यूलरिटी इसकी हो गई 2। ठीक, बात करें यदि हम इस रिएक्शन के ऑर्डर की,
ऑर्डर कितना होगा? तो ऑर्डर इसका देखिए, ये भी गैस है और ये भी गैस है, और अभी मैंने बताया था कि जो गैसीय अणु होते हैं और जलीय अणु होते हैं, इनके लिए जो ऑर्डर होता है वह कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, क्योंकि हम इधर ही नहीं कर सकते, नहीं 0 लेकर चलते। ठीक है, तो ये कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर जो है वो 0। ठीक, अगर हमें ये पॉइंट जो बताया था मैंने भी कि गैसीय तथा जलीय अणुओं के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 0 होता है, अगर ये पॉइंट नहीं पता होगा तो कभी भी हम इन दोनों में अंतर कर ही नहीं पाएंगे, हर बार में ये गलत होगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई केमिकल रिएक्शन दे दी जाती है और उनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर पूछ लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये पॉइंट पता नहीं होगा तो हम यहाँ पर इसको भी क्या लिख देंगे? हम इसको भी ऑर्डर को दो लिख देंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। C12H22O11 प्लस H2O। अब ये रिएक्शन होती है इन्वर्टेज में, इन्वर्टेज की उपस्थिति में, और बनता क्या है? C6H12O6 C6H12O6। ठीक है, ये बनता है। अब यहां पर देखें मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? देखो, एक अणु ये है और एक अणु ये है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 + 1 यानी कि 2। ठीक, अब बात करें यहाँ पर, ये क्या है? ये तो जल का अणु आ गया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर कितना आएगा? एक अणु ये है प्लस इसके लिए 0 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। जल के लिए हमने 0 ले लिया तो ये 1 आ गया। ठीक, अब बात करें तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है 2NH3। इसी से आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस मालूम हो जाएगा कि कैसे फाइंड करते हैं, क्या अंतर होता है दोनों में। ठीक है, देखो क्या है? N2 + 3H2, ये एक रिएक्शन है। अब इसमें NH3 क्या है? अमोनिया है। ये क्या है? एक गैस है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी इसकी? मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? यहाँ पर किसके? अमोनिया के 2 अणु की बात हो रही है। अमोनिया के 2 अणु हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर 2 होते और यहाँ पर 1 है तो 2 और 1 3 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर भी इसका 1 ही दे रखा है, यहाँ पर भी इसका 1 दे रखा है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 1 + 1 किया हमने इसीलिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है 2, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी हो जाएगी 2। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कितना हो जाएगा? अमोनिया क्या है? एक गैस ही तो होती है, और गैस के लिए जो ऑर्डर होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब ये एग्जांपल हो गए। तो आज की वीडियो में हमने समझ लिया कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो आज की वीडियो में यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाकी के आगे के टॉपिक जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना भी इससे पिछले लेक्चर में करा दिया गया है और अब जो इस लेक्चर में कराया गया है, सबके नोट्स आप बनाकर तैयार रखें। पीडीएफ नोट्स का जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।